हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 5 है और बिल्कुल आसानी से आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ जाएगा और एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड हम कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी पीरियोडिक टेबल लेक्चर 5। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। ये जो चीज है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो कहीं ना कहीं दो चीज पे बेस्ड थी। एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे और एक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो बेस्ड होती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ पर कौन आता है? अपना अबाव प्रिंसिपल। सो सप सप सडप सडप सप डप सप डप, यही तो अपना क्या होता है? अबाव प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो दो चीज पे बेस्ड है। एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हमने पढ़ लिया और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ ली। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट है क्लियर हो चुका है। यस सर। अब अगला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन ग्रुप्स बोलते हैं या फिर फैमिलीज बोलते हैं। जो ग्रुप टर्म है ना वो दिया था मोसले ने और जो फैमिलीज टर्म है ना वो दिया था मेंडलीफ ने। और आज की डेट में अपन कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दे रखी है? मोसले ने दे रखी है। तो अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं सर? ग्रुप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स को अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे या फिर फैमिलीज बोलेंगे। और सिमिलरली जब मैं हॉरिजेंटल रोज की बात करता हूं तो हॉरिजेंटल रोज को अपन क्या बोलते हैं सर? पीरियड्स बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया पीरियड्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्टिकल कॉलम्स को अपन ग्रुप बोलेंगे, हॉरिजेंटल रोज को अपन पीरियड बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, फिर मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर मैं किसी पर्टिकुलरली एक ग्रुप की बात करूं ना, अगर मैं किसी पर्टिकुलरली एक ग्रुप को पकड़ के देखूं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके वैलेंस सेल में ना इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। जो उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी संख्या क्या है? सेम है। किसी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, मोस्ट ऑफ द जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ना वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती हैं। तो मैं बोल दूं क्या कि जो ग्रुप है ना उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है क्योंकि उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो बराबर है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी और पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब किसी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे और हमने देखा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब सेल में गया वो एलिमेंट ना उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता था। तो वही बात यहाँ पर मैंने लिख दी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अगर एस सब सेल में चला गया तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पी सब सेल में चला गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट रहा होगा। अगर तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में चला गया तो मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में चला गया तो मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये बात मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ आपको पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा रखी है। आपको कोई डाउट इस पॉइंट में नहीं होना चाहिए। फिर अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, एक आता है अपना हीलियम और एक आता है अपना हाइड्रोजन। अब बात करेंगे कि इनको अपन एक्सेप्शंस क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 2 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखूंगा तो कितना आएगा सर? 1s2। अभी आपने बोला कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस सब सेल में चला जाएगा तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक का होगा। यहाँ पर देख, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा एस सब सेल में चला गया तो कहीं ना कहीं जो हीलियम है ना वो तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, है ना? वो तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। पर मेरे भाई जो हीलियम है वो तो नोबल गैसेस में आता है, यानी हीलियम तो तुम्हारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में जा रहा है, सो हीलियम शुड बी ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, बट ना कहीं यहाँ पर देख, एस के पास एस के पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा ना फुल फिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है या फिर मैं बोलूँ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना
कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी लग जाती है, नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस की जब हम बात करते हैं वहां पर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम को तो मैंने देख लिया, हीलियम के बाद अगर मैं नियोन का देखूँ ना, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6। देख एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यस सर आ गए। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, यस सर। पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, यस सर। तो देख कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो कंप्लीटली फिल्ड कहाँ पर होता है सर, अपना नोबल गैसेस में होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मैं हीलियम की बात कर रहा था, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एस सबसेल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं एस में ना यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है खेल। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर एस में 2 ऑर्बिटल आ चुके हैं, तो यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है ना इसका। तो कहीं ना कहीं इसको मैं नोबल गैसेस में रख रहा हूँ, क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती है सर, नोबल गैसेस के साथ मिलती है। इसलिए हीलियम को मैं कहीं ना कहीं नोबल गैसेस वाली लाइन में रख रहा हूँ, हीलियम को मैं कहीं ना कहीं 18th ग्रुप में रख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये अपना एक्सेप्शन है, इसलिए ये अपना एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम होना चाहिए था अपना एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है सर। फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो 1s1 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही सही, अब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 2 हो जाएंगे। एक तो पहले से है और एक मान लो इसके पास आ गया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 तो अपने हीलियम के पास थे यार, 2 तो अपने हीलियम के पास थे, और हीलियम अपना क्या है सर, नोबल गैस है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है सर। तो यहाँ पर देख, अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर हो गया नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके पास आ गई, क्योंकि इसके पास हीलियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई ना कहीं, मतलब इसके पास नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हेलोजन्स की, तो हेलोजन जैसे मैं मान लूं क्लोरीन, क्लोरीन छोड़ फ्लोरीन मान लूं मैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, सॉरी 9 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p5। तो देख, तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देता ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाता, मतलब ये अपना नोबल गैसेस का बन जाता, ये बन गया अपना नियोन का, ठीक है। समझ में आई बात। तो मतलब जो हेलोजन्स होते थे ना, हेलोजन्स में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाता है तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। जैसे यहाँ पर ये फ्लोरीन अपना क्या था, हेलोजन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये नियोन का यानी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन में भी तो ऐसा ही सीन बन रहा है ना, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है, 1s1 है, ठीक है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो ये 1s2 बन जाएगा, और 1s2 तो नोबल गैसेस का होता है यार। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो हेलोजन्स के जैसे नहीं मैच कर रहा क्या, ठीक है। मतलब जो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं हेलोजन ग्रुप के जैसे मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब 17th ग्रुप के जैसे मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको हम हेलोजन की कभी कभी ग्रुप में भी रख देते हैं, कभी इसको फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं मतलब एल्काली मेटल्स के साथ, कभी कभी इसको कहाँ रख देते हैं, हेलोजन्स के साथ रख देते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है कि एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के कहीं ना कहीं ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं इसको हेलोजन्स में भी रख देते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है ना वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, कभी बोल रहे हो तो कि यहाँ पर रख दो, कभी तुम बोल रहे हो 17 में रख दो। अरे मेरे भाई तुम अब क्या करो, ना तो तुम फर्स्ट ग्रुप में रखो, ना तो तुम 17th ग्रुप में रखो, एनसीईआरटी बोलती है तुम इसको ना पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में रख दो। हाइड्रोजन को तुम ना तो फर्स्ट ग्रुप में रखो, ना तो तुम 17th ग्रुप में रखो, तुम हाइड्रोजन को क्या करो, पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में रख दो। तो इसलिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में तुमको हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम स्टेशनरी की शॉप में जाओगे और वहां से तुम पीरियोडिक टेबल का चार्ट खरीद के लेके आओगे, तो वो जो चार्ट तुम लेके आ रहे हो ना, वहां पर तुम अगर देखोगे तो हाइड्रोजन वहां पर यहाँ पर रखा रहता है, मतलब एल्काली मेटल्स के ऊपर तुमको हाइड्रोजन
रखा दिख जाएगा। तो वहां पर वो फर्स्ट ग्रुप में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को इसलिए रखते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 1s1 आएगा। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा एस सबसेल में जा रहा है, इसलिए मैंने उसको एस ब्लॉक में रख दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। पर तुमको यह ध्यान होना चाहिए कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो एनसीईआरटी के हिसाब से पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में रखा रहता है। ना तो तुमको उसको फर्स्ट ग्रुप में रखना है, ना तो तुमको उसको कहीं ना कहीं हेलोजेंस के साथ रखना है। उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं क्या है, एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये सब बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर मैंने पैराग्राफ दे रखा है ना, ये एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, इसका लाइन टू लाइन, इसका वर्ड टू वर्ड डिकोड करके मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अब जब आप इस पूरे को पढ़ लोगे उसके बाद उसको पैराग्राफ को पढ़ना आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, एक एक शब्द आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने दो एक्सेप्शंस आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे, और ये एक्सेप्शंस क्यों हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको पता है ये अपने एस ब्लॉक हो गया, ये अपना डी ब्लॉक होता है, ये अपना पी ब्लॉक होता है, और ये अपना एफ ब्लॉक होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जो हाइड्रोजन होता है ना, इसकी पोजिशन क्या है सर, एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां पर तुमको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, वी नोटिस टू एक्सेप्शंस टू दिस कैटेगराइजेशन। तो हमने बात कर दी, एक तो हीलियम एक्सेप्शन है और एक अपना हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। ठीक है, तुमको क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने लाइन क्या कर लिखी है, बिकॉज इट इज स्पेशल केस वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बात मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन को ना तो तुम एल्काली मेटल्स के साथ रखो, ना तो तुम हेलोजेंस के साथ रखो, उसको क्या करो तुम पीरियोडिक टेबल की टॉप में रख दो, पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में रख दो। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो ग्रुप 1 में भी आ सकता था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बेस्ड ऑन कि वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, हीलियम बन जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको मैं हेलोजेंस वाले ग्रुप में भी रख सकता था। ठीक है, पर उसको तुम ना तो हेलोजन के साथ रखो, ना तो तुम एल्काली मेटल्स के साथ रखो, यानी ग्रुप 1 में रखो। उसको कहाँ रखो, फिलहाल के लिए पीरियोडिक टेबल की खोपड़ी में रख दो, जैसे कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का बिल्कुल एक एक शब्द अपने को समझ में आना चाहिए, और अगर एनसीईआरटी का एक एक शब्द तुम्हें समझ में आ रहा है तो यहाँ पर तुम बिल्कुल अच्छी तैयारी तुम्हारी चल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तुम्हारा नीट 2025 का भी पेपर बनने वाला है। सारे क्वेश्चंस यही एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, और अगर तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत तुम्हें नीट 2025 के एग्जाम में नहीं होने वाली, खासकर केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। और जब मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यह बात बिल्कुल क्लियर है ना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो तुम्हारा एस सबसेल में गया होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो एस सबसेल में गया होगा, तभी तो मैं एस ब्लॉक एलिमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा ना वो तुम्हारा एस सबसेल में चला गया होगा। ठीक है, अब देख, जो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। ये देख, ये अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हारे दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को ही अपन क्या बोलते हैं सर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं एल्काली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्यों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्काली मेटल्स बोलते हैं और क्यों ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब देख, जब मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं तो यहां पर एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, ली ना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर अपन ने कैसे याद किया था, बेटा मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा मतलब बरेलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। ठीक है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कंबाइनली मिलके अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, और जो एस ब्लॉक होता है वो अपना बिल्कुल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको तुम एल्काली मेटल्स क्यों बोल रहे हो, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनको तुम एल्काली मेटल्स क्यों बोल रहे हो। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है,
कि तुम अगर कोई सा भी ग्रुप वन का एलिमेंट ले लो ना, तुम अगर कोई सा भी ग्रुप वन का एलिमेंट ले लो और उसका रिएक्शन तुम पानी के साथ कराओ ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या आएगा सर, एल्कली आएगा। एल्कली यानी बेस, एल्कली यानी बेस। साथ ही साथ तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होने वाली है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का तुम कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ अगर तुम कराओगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एल्कली आएगा। एल्कली मतलब बेस। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तुम्हारा हमेशा क्या आने वाला है, एल्कली आने वाला है। इसलिए मैंने बोल दिया एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ले लिया सोडियम, सोडियम की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, वाटर के साथ करा रहा हूँ। तो वाटर कैसे टूटता है सर, H प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है पता है, +1। यहां पर मैंने लिखा रखा है, देखा आपको कि जो, एक सेकेंड, कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी होती है सर, +1 होती है। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। मैंने खोपड़ी में प्लस चार्ज लगा दिया। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो खोपड़ी में क्या लगा दूं, +2 लगा दूं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के खोपड़ी में प्लस लगाना पड़ेगा। कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम की खोपड़ी में +2 लगाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो खोपड़ी में +1 लगा दे, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो खोपड़ी में +2 लगा दे। ठीक है, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर सोडियम की, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो खोपड़ी में प्लस लगेगा, प्लस वाला तुम्हारा माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ पर तेरा बन जाएगा NaOH। सर ये तो बेस बन गया, सर ये तो एल्काली बन गया, इसलिए मैंने इसको कहीं ना कहीं क्या बोल दिया, एल्काली मेटल्स। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। तो आज के बाद अपना लड़का जानता है कि क्यों कहीं ना कहीं ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अपन कहीं ना कहीं एल्काली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि क्यों अपने ग्रुप टू के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, कि जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही शब्द यूज हो रहा है, एल्काली मतलब एल्कलाइन यानी बेसिक। तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर तुम कोई सा भी ग्रुप टू का एलिमेंट ले लो और उसको पानी में रिएक्शन करा दो तो तुम्हारा एल्कली बनेगा, मतलब बेस बनेगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर कैल्शियम ले रहा हूँ। कैल्शियम तुम्हारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो खोपड़ी में क्या होगा सर, +2 चार्ज लगेगा। पानी कैसे टूटता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन। +2 को मतलब प्लस वाले को माइनस के साथ रिएक्ट कराओ, ये तुम्हारा बन जाएगा CaOH ट्वाइस। मतलब यहाँ पर ये बन गया तुम्हारा बेस। बेस मतलब एल्कली, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एल्कली शब्द यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर मैंने एल्कली शब्द यूज किया है। साथ ही साथ तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। अब बात आती है सर यहाँ पर अर्थ यूज क्यों कर रहे हैं अपन, अर्थ यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, क्योंकि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर, अर्थ क्रस्ट में। इसलिए मैंने बोल दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ गई बात, एल्कली में क्यों बोल रहा हूँ, बात समझ में आ गई, और अर्थ में यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ तुमको बात समझ में आ गई। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अर्थ शब्द यूज किया है। ठीक है, अब ये सब छोड़ो, बस तुम इतना ध्यान रखना कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में इतना कंफ्यूजन रहता है कि सर जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो कोई कोई टीचर तुमको ऐसे याद करा देता है, हलीना हलीना की रब से फरियाद। अब तुम सोचते हो कि ये सारे के सारे अपने एल्कली मेटल्स हैं। अरे मेरे भाई, ये हाइड्रोजन अपना एल्कली मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को तो यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके साथ मैच हो रही है। हाइड्रोजन को इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन अपना एल्कली मेटल नहीं है। ठीक है, तो एल्कली मेटल अपने कौन है सर, लीना की रब से फरियाद है, ना कि हलीना की रब से फरियाद। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फर्स्ट ग्रुप की, वो होती है अपनी NS1, और जो सेकंड ग्रुप होगा उसकी होगी NS2। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। एग्जांपल मैं अगर लूँ सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ये अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होनी चाहिए सर, NS1 होनी चाहिए। N का मतलब क्या होता है सर, पीरियड नंबर। हमको पता है कि जो सोडियम है
वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो सोडियम के लिए क्या होनी चाहिए, लास्ट में 3s1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3s1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अपन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देख लास्ट में अपने क्या आ गया, 3s1 आ गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जब मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं तो जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या आने वाली है, NS1 आने वाली है। सिमिलरली अगर तुम ग्रुप 2 की बात करोगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी सर, NS2 आएगी। क्या आएगी, NS2 आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे देखते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में +1 चार्ज लगने वाला है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी खोपड़ी में +2 चार्ज लगता है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की +1 होती है और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिखा हुआ है सर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्टिव मतलब रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्टिव होते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब ये रिएक्टिव मेटल्स इसलिए होते हैं ना क्योंकि इनकी ना आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो, और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होने का मतलब होता है कि आसानी से ना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कहीं ना कहीं कैटायन बनेगा ना। कैटायन मतलब जिसकी खोपड़ी में प्लस चार्ज लगा रहता है। ठीक है, जैसे ये एक बंदा है, एक लड़का है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब इसने अपनी सारी नेगेटिविटी अगर हटा दी तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, क्योंकि इसकी सारी नेगेटिविटी तो भाग गई। तो इसकी खोपड़ी में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। तो वही बात लिखी हुई है कि आसानी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, मतलब आसानी से क्या बन गया मेरा, कैटायन बन गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, आसानी से कैटायन बन जाता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तभी तो कहीं ना कहीं कैटायन बनेंगे वो, तभी तो उनकी खोपड़ी में प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पर देख जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी लगा के कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर निकल गया तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, कैटायन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं अगर बात करूं सोडियम की ना, सोडियम अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ध्यान से देख एक भाई, ध्यान से देख, ये जो लास्ट वाला है ना अपना, इसके पास यहाँ पर जो 3s है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने रिमूव कर दिया तो ये वाला हट जाएगा अपना। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अपने पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। अरे सर ये तो नियॉन की बन गई सर नियॉन तो अपना कहीं ना कहीं क्या होता है, नोबल गैस होता है, वो अपना स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देख कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने ना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और यहाँ पर इन्होंने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। ठीक है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि जो ये अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कहीं ना कहीं कैटायन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं क्या है सर, रिएक्टिव मेटल्स हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, अब देख आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो ये रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, अब जो ये रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना मैं, अब ये रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ग्रुप 1 की मैं बात करूँ तो ग्रुप 1 में तो लिथियम भी आता है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। ठीक है, तो लिथियम भी आता है, सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, रुबिडियम भी आता है, सीजियम भी आता है। ग्रुप 1 में तो सारे ही आते हैं। तो अब रिएक्टिविटी इनमें ज्यादा किसकी होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाएंगे ना, तो जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में तुम एक टॉपिक पढ़ोगे एटॉमिक रेडियस, तुमको वहां पर पता लगेगा कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात तुमको ऑलरेडी वैसे पता होगी अगर तुमने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो, कि ग्रुप में डाउन जाते टाइम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। मतलब यहाँ पर सीजियम का एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है सीजियम का, और लिथियम का क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। ठीक है, तो ये बीच में मैंने न्यूक्लियस रखा। ठीक है, तो यहाँ पर देख छोटा है एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना वैलेंस शेल का, वो यहाँ पर अगर उसको भागना है तो उसको दिक्कत हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है।
क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ठीक है, पर अगर मैं सीजियम की बात करूं तो यहाँ पर देख, यहाँ पर साइज बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जो सबसे बाहर वाला ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस से दूर है ना, तो यहाँ पर ये आसानी से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, यहाँ पर ये आसानी से भाग जाएगा, इसको भगाना आसान होगा। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ रिएक्टिविटी की, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही तो देखा कि यहाँ पर कुल मिला के रिएक्टिविटी ज्यादा कब होगी, जब मैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से भगा पाऊंगा। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से भगा पाऊंगा तभी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तभी तो कहीं ना कहीं आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो आसानी से वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन हो जाएगी, आसानी से वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि आसानी से अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, तो वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ना ग्रुप में, तो वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को भगाना आसान हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे वाले की कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही बात मैंने लिखा हुआ है कि जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कि रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जो एलिमेंट जितना नीचे होगा ना ग्रुप में, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बात यहाँ पर रिएक्टिविटी की समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है मेटेलिक नेचर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ना रिएक्टिविटी की तरह ही नीचे जाने पर कहीं ना कहीं बढ़ती है। क्यों, ध्यान से तुमको अगर पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स का मतलब होता है ना कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कॉमन सेंस की बात है, जो सबसे नीचे होगा उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, मतलब उसका मेटेलिक नेचर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मेटल का मतलब ही होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो मेटल्स अच्छे कौन होंगे, मेटेलिक नेचर ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। तो याद रखना, ग्रुप में जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, रिएक्टिविटी और मेटेलिक नेचर की बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्टिव मेटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी आसानी से मैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा सकता हूँ, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक कैटायन बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब वो रिएक्शन आराम से कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं उनको खुला भी छोड़ दूं, सोडियम को अगर मैं खुला भी छोड़ दूं, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, मतलब बहुत आसानी से ये रिएक्शन शो कर देते हैं, बहुत आसानी से ये रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, या तो इनको दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। जब मैं ग्रुप वन की बात कर रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कहीं ना कहीं इनकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, मतलब ये स्टेबल बन गए। और मैं ग्रुप टू की बात कर रहा हूँ तो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए और ये कहीं ना कहीं स्टेबल बन गए, यानी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसलिए यहाँ पर ये क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब ये रिएक्टिव मेटल्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये आसानी से रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना देंगे, ये आसानी से रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना देंगे, मतलब ये प्योर फॉर्म में पाना बहुत मुश्किल है भाई, मतलब इनका जो ना प्योर फॉर्म है वो मिलना बहुत मुश्किल है, कभी भी प्योर फॉर्म में मिलेंगे ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं आराम से रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना देंगे। तो जो इनका प्योर फॉर्म है, जैसे सोडियम को प्योर फॉर्म सोडियम Na, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाले, ये कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं भाई। तभी एनसीईआरटी बोलती है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनका प्योर फॉर्म में मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन सा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको पूरी केमिकल बॉन्डिंग में यूज आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको इतना ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, अपने आयोनिक होते हैं। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, आयोनिक होते हैं। और ध्यान रखना जो पी ब्लॉक के होते हैं ना, पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने, वो क्या होते हैं अपने, कोवेलेंट होते हैं। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स आयोनिक और पी ब्लॉक के ध्यान रखना कोवेलेंट। ठीक है, तो पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि लिथियम, बेटा, मांगे, ये तीनों किसके हुए, ये अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने अभी बोला आपको कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, आयोनिक होते हैं। पर लिथियम, बेटा, मांगे सर ये भी अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पर इनके ना, इनके फ्लोराइड, इनके ऑक्साइड और इनके कार्बाइड, इनके फ्लोराइड, इनके ऑक्साइड और इनके कार्बाइड ये तो आयनिक होते हैं, ये तो सही बात है, ये तो आयनिक होते हैं। पर इनके अलावा कोई भी कंपाउंड इनका दिख जाए ना, वो क्या होता है सर, कोवेलेंट होता है।
मतलब लिथियम, बेटा और मांगे, ये तीन ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके बस तीन ही कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, मतलब फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड। ठीक है, बाकी इनके कोई भी कंपाउंड दिख जाए वो अपने कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, इसलिए इनको मैंने एक्सेप्शन के रूप में याद कर दिया। बाकी जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम तो अपना पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोवेलेंट होने चाहिए थे, पर इनके ना, इनके फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्शन इस तरीके से है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड शो होने चाहिए थे, पर उसके फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड कहीं ना कहीं आयोनिक है, इसलिए एल्यूमिनियम को भी तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, पर जहां पर मैं बात कर रहा हूँ बरीलियम की, तो बरीलियम का सिर्फ कार्बाइड आयोनिक होता है, बरीलियम का सिर्फ कार्बाइड आयोनिक होता है। ठीक है, मतलब लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का तो फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड तीनों आयोनिक होते हैं, पर बरीलियम का सिर्फ कहीं ना कहीं कार्बाइड आयोनिक होता है, उसके अलावा सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, तो इसको तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जब केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से वहां पर मैं इसको वापस अच्छे से कराऊंगा, और इनके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी एनसीईआरटी में बस इतना सा दे रखा था, the compounds of S block elements with the exceptions of lithium and beryllium are predominantly ionic। मतलब जो S block के कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। यहाँ पर इन्होंने दो एक्सेप्शंस का नाम लिख दिया, लिथियम और बेरिलियम, और वही चीज मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको करा दी, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बिल्कुल चंद सेकंडों में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये जो एस ब्लॉक का पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से डिकोड करके एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड अच्छे से डिकोड करके बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाया। अब आप इसको पैराग्राफ को जब रीड करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद का अनुभूति आपको होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जब मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करी तो एक बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो एस सबसेल में गया होगा, तभी तो मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट बोला। ठीक है, अब जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहा हूं तो कॉमन सेंस की बात है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो तुम्हारा पी सबसेल में गया होगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो तुम्हारा पी सबसेल में जाएगा। अब दूसरी बात अपन क्या करते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक लाई करते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, फिर अपन बात करें कि जो पी ब्लॉक होता है ना उसमें तुम्हारे मेटल्स भी आते हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं, उसमें मेटलॉइड्स भी आते हैं। और दूसरे लेक्चर में और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेटलॉइड्स कौन होते हैं, बापू आसाराम जी सब्सक्राइबिंग सीते आंटी, ये अपने मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स मतलब जिनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बा वो आसाराम जी सब्सक्राइबिंग सी ते आंटी, तो ये अपने क्या होते हैं सर, ये अपने मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स के ऊपर तेरे को ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, मेटलॉइड्स के ऊपर तेरे को ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो क्या होते हैं अपने, वो होते हैं अपने नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेटलॉइड्स मुझे पहचानना आ गया, मेटलॉइड्स के ऊपर जो दिखे वो नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटलॉइड्स के जो नीचे दिखे वो अपने क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर के तेरे को दिख रहे हैं ना, ये अपने क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हारे मेटल्स भी हैं, तुम्हारे नॉन मेटल्स भी हैं, तुम्हारे मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स पहचानना तुमको आ गया, बापू आसाराम जी सब्सक्राइबिंग सीते आंटी, मेटलॉइड्स के ऊपर नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स के नीचे मेटल्स होंगे, कितना सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एक शब्द आता है रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, या फिर मेन ग्रुप बोल दो, या फिर नॉर्मल बोल दो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे या फिर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे, वो अपने मेन ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, वो अपने नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। पर यहाँ पर तुम्हारा एक्सेप्शन कौन आता है, 18th ग्रुप, मतलब जो नोबल गैसेस का ग्रुप होता है वो एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं दे रखा, उन्होंने ब्रॉडली दे रखा है। ब्रॉडली उन्होंने बोला हुआ है कि कहां पर बोला हुआ है, ठीक है ये देख,
कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक विद मतलब टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, पर हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नोबल गैसेस वाला जो ग्रुप है 18th नंबर वाला जो ग्रुप है 18th ग्रुप जो है उसको अपन यहाँ पर यूज नहीं करते, वो यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। ठीक है, पर इन्होंने यहाँ पर ब्रॉडली दे रखा है तो यहाँ पर इन्होंने बता नहीं रखा। पर जब अपन पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, तब वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने कर दी कि जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक यानी पी ब्लॉक एलिमेंट, ये अपने क्या होते हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। पर इसमें 18th ग्रुप नहीं आता, 18th ग्रुप इसमें नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। जैसे अपन एस ब्लॉक में देखा था वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे मैं 13th ग्रुप की बात करूंगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, NH2NP1, NH2NP1, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, P1 आएगा। अगर 14th ग्रुप की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी, NH2NP2। 15th ग्रुप की बात करूं तो NH2NP3। 16th ग्रुप की बात करूं तो NH2NP4। 17 ग्रुप की बात करूं तो NH2NP5। 18 ग्रुप की बात करूं तो NH2NP6। ये इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर तुम किसी भी 13 ग्रुप के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 13 ग्रुप का एग्जाम्पल मैंने ले लिया बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p1। तो देख NH2NP1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, समझ में आ गई बात। तो वही तो लिखा हुआ है NH2NP1। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर तुमको पता होना चाहिए कि जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन बोलेंगे निक्टोजेंस या फिर निकोजेंस। ठीक है, जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनको अपन बोलेंगे चाल्कोजेंस। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनको अपन बोलेंगे हेलोजेंस। और जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनको अपन बोलेंगे नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल पहले से पता होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख। जो s ऑर्बिटल होता है ना उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और जो p सबसेल है, p सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर देख s का भी फुल है और p का भी फुल है, मतलब s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के 2 ने भरे हुए हैं, और p के पास मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 के 6 भरे हुए हैं। मतलब जो नोबल गैसेस है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। क्या है सर, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जब भी को दिखाई दे वो मतलब वहां पर स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है सर, स्टेबल होती है। बिल्कुल मस्त मजे है उनके, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्टेबल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है सर, स्टेबल है। अब ये स्टेबल है ना तो किसी के साथ रिएक्शन क्यों करेंगे भाई, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको कोई जरूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्शन करने की। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते हैं नोबल गैसेस तो ये बात भी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो क्योंकि जो 18th ग्रुप था वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रख रहे हैं तो यहाँ पर इनको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट की और जब मैंने बात करी थी ग्रुप 1 की तो वहां पर तो मैं बोल रहा था कि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अब मैं ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप 7 करते करते ग्रुप 18 तक पहुंच गया, मतलब लास्ट ग्रुप तक पहुंच गया मैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये अपने कहीं ना कहीं स्टेबल है, स्टेबल होंगे तो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ ना, कहाँ, पीरियोडिक टेबल में, तो कहीं ना कहीं मेरी रिएक्टिविटी क्या हो रही है सर, घट रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, मेरी घट रही है। ठीक है, और जब मैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाता हूं तब रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। वो मैंने देख लिया क्योंकि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रिएक्टिविटी तुमको पता होनी चाहिए। जब मैं पीरियड में जा रहा हूँ आगे, मतलब मैं जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तब मेरा कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी
घट रही, सॉरी, रिएक्टिविटी मेरी घट रही है, और जब मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं तब रिएक्टिविटी मेरी बढ़ रही है। और रीजन भी आपको इसके भाई पीछे पता है, इसके पीछे आपको रीजन भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे मेरे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ये मैंने लिख दिया ग्रुप 17, या फिर ग्रुप 16 के हैं, ठीक है। तो ग्रुप 17 यानी हेलोजन वाला ग्रुप, तो कोई एक हेलोजन वाला ग्रुप का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फ्लोरीन ले लेता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखूंगा? 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखो, अगर यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 नहीं होता, ये 6 होता, तो ये होता 1s2 2s2 2p6। तो सर यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते, ये तो कहीं ना कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है सर, ये तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती। तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए। और जिंदगी में हर कोई बंदा चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, सिमिलरली यहाँ पर एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, वहां पर वो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो वो कहीं ना कहीं नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा जाएंगे, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं ग्रुप 16 का एक एग्जांपल ले लूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर अगर ये 4 नहीं होता, ये 6 होता, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती नोबल गैसेस वाली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है, उनको अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, ठीक है, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अगर मेरे पास 16th ग्रुप के एलिमेंट है और उनको कहीं ना कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, मतलब वो अगर स्टेबल होना चाहते हैं, तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारे ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके पास क्या होती है सर? वेरी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखना कि जो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास क्या होती है? वेरी हाईली, बहुत ज्यादा क्या होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बहुत इनके पास जरूरत है, टेंडेंसी है इनके पास, क्योंकि तब जाके ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होने वाले हैं? स्टेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, किसकी? ग्रुप 17 की और ग्रुप 16 की। और इनमें से भी ज्यादा किसकी होती है? ग्रुप 17 की होती है, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा, तो इसकी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगी इसको, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में प्रेजेंट होगा ना आउटरमोस्ट सेल में, वो आसानी से भाग सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पता है रिएक्टिविटी क्या होती थी? बढ़ती थी, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। तो ग्रुप में अगर मैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी सर? वो क्या होगी? घटेगी। तो रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ, तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर अपन बात करें ना कि अगर यहाँ पर देख, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक अगर मैं जा रहा हूँ, तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो एनसीईआरटी बोलती है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले। मेटल्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, और नॉन मेटल यानी जो इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 16 ये इलेक्ट्रॉन को देख ले रहे हैं ना, मतलब जब मैं ग्रुप नंबर 13 से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर टेंडेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन को लेने की, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जब मैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जा रहा हूँ, मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। तो वही बात लिखी हुई है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। ठीक है, तो दोनों रिस्पेक्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, दोनों रिस्पेक्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है ना, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना कहीं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, NH2 NP1 से NH2 NP6 तक। NH2 NP1 मतलब 13th ग्रुप एलिमेंट्स, और NH2 NP6 मतलब 18th ग्रुप एलिमेंट्स। तो वो बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ये सब मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। तो अब अगर आप इस पैराग्राफ को एनसीईआरटी के पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत पूरे पैराग्राफ में नहीं आने वाली। एक एक वर्ड मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर डिकोड करके बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहा हूं तो एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो डी सबसेल में गया होगा, तभी तो मैं डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबसेल। ठीक है, अब जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है। ठीक है, अब देख जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना उनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन का मतलब होता है पुल, पुल मतलब ब्रिज। ठीक है, जो दो चीज को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड तुम्हारा एस ब्लॉक है और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड तुम्हारा पी ब्लॉक है। अगर कोई लड़का यहाँ एस ब्लॉक में खड़ा हो रखा है और उसको अगर पी ब्लॉक की तरफ जाना है और बीच में अगर कुछ नहीं है तो वो कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब बीच में एक पुल की जरूरत है, और ये पुल मतलब ये ब्रिज यहाँ पर कौन बनाता है, डी ब्लॉक बनाता है। इसलिए मैंने डी ब्लॉक को बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर ये पी ब्लॉक को और एस ब्लॉक को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सही डिफिनेशन है वो एनसीईआरटी बोलती है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। अगर कोई सा भी डी का ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रह जाता है ना उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, पर एक बात तुम ध्यान से देखो कि अगर D10 हुआ, देख डी जो सबसेल है उसके पास मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए। हर ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, D10 मैंने बना दिया, तो यहाँ पर तो ये जो डिफिनेशन है इस वाले केस में D10 के लिए ये लागू नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है सर, यहाँ पर तो कंप्लीट डी ऑर्बिटल हो चुका है। मतलब यहाँ से बात क्लियर है कि जो अपना 12th ग्रुप है ना, जो अपना 12th ग्रुप है मतलब जिम्मी कनाडा होगी कनाडा, यहाँ पर D10 आ जाता है ना, यहाँ पर D10 आ जाता है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना, यहाँ पर D10 आ जाता है। तो D10 अगर आ जाएगा तो यहाँ पर इनके पास डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफिनेशन क्या है सर, यहाँ पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा जो 12th ग्रुप का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाता। ठीक है, बाकी जब अपन डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बिल्कुल अच्छे से इस कंसेप्ट को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं सर, 40 हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, 36 हैं। क्योंकि ये जो 4 है ना, क्योंकि ये जो 4 12th ग्रुप के एलिमेंट्स है उनको मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं किया, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसकी डिफिनेशन बोलती है कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या होना चाहिए, अपना इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो तुमको ध्यान रखना है n-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने n-1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है
क्योंकि जब मैं डी सबसेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर पीरियड के जो नंबर होगा उसमें से एक माइनस करना पड़ता है, और जब मैं अगर एफ सबसेल की बात करूँ तो पीरियड के नंबर में से दो माइनस करना पड़ता है। तो वहां पर अगर मैं एफ की बात करता तो वहां पर n-2 लिखना पड़ता, पर यहाँ पर मैं डी की बात कर रहा हूँ तो n-1 कर रहा हूँ, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, पीरियड का नंबर। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ये अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन है। ठीक है, अब ये बात मुझे पता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं सर, मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं सर, मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे सर, मेटल्स होंगे। सॉरी। पर मैं बात करता हूँ अगर पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में मुझे पता है कि मेटलोइड्स, मुझे पता है मेटलोइड्स के ऊपर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलोइड्स के नीचे मेटल्स होते हैं। तो पी ब्लॉक में तो तीनों तरीके के आते हैं, मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं और मेटलोइड्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलोइड्स भी होते हैं, तीनों होते हैं। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये मैंने लिख दिया ऑल मेटल्स। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं सर, कलर्ड आयंस। जैसे Cu+2, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का होता है। तो ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। बाकी बिल्कुल डिटेल में कि कौन सा आयन किस कलर का होता है, ये जब डी ब्लॉक चैप्टर अपन पढ़ेंगे तब यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैं अगर ग्रुप 1 की बात करूं, यहाँ पर मैंने बताया था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। जब मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा था, वहां पर मैंने बताया था इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो वहां पर तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर यहाँ पर जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ ना, यहाँ पर तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। जैसे मैं मैग्नीज का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है, +7 भी होती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, यहाँ पर तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, वो सारे मेटल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। क्या शो करते हैं, जनरली पैरामैग्नेटिज्म। सर ये पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कौन कौन शो करते हैं, कौन नहीं शो करते, सब अपन कहाँ देखेंगे, जब अपन डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल तुमको इतना ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कैटालिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, कैटालिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है सर, कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, कौन सी रिएक्शन में कैटालिस्ट बनेंगे, ठीक है, तो वो सब अपन डी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिस्ट में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दे रखा है इसको आपको रीड करना है। आपको वर्ड टू वर्ड मैंने कवर करा दिया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर बात क्लियर है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो तुम्हारा एफ सबसेल में गया होगा। कौन से सबसेल में, एफ सबसेल में गया होगा। तो मैंने लिख दिया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो तुम्हारा एफ सबसेल में गया होगा, तभी तो मैं इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहा हूं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, अब ये पीरियड 6 में भी आते हैं और पीरियड 7 में भी आते हैं। जो पीरियड 6 के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनको अपन बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और जो पीरियड नंबर 7 के होंगे उनको बोलते हैं अपन एक्टिनोइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक चलती है और एक्टिनोइड सीरीज एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक चलती है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लैंथेनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनोइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 28 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इनको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनके नीचे ये प्रेजेंट होती है। देखिए नीचे, सबसे नीचे प्रेजेंट होती है ना पीरियोडिक टेबल में, तो इनको मैं बोल दूंगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कहाँ गया,
समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख जो लेंथेनाइड है ये कहीं ना कहीं 6th पीरियड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एफ की तो यहाँ पर n-2 करते हैं ना, तो इसको मैं बोल दूंगा 4f सीरीज, इसलिए मैंने यहाँ पर 4f लिख दिया, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ एक्टिनोइड्स की तो ये अपने 7th पीरियड में प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा 5f सीरीज, क्योंकि यहाँ पर n-2 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है 5f सीरीज, ठीक है। जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना, जो एक्टिनोइड्स होते हैं इनके ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं करी गई है, इनके ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं करी गई है। क्यों नहीं करी गई है? क्योंकि ना जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना इनके ना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, इनके ऊपर ज्यादा कहीं ना कहीं स्टडी नहीं करी गई है, किनके ऊपर? एक्टिनोइड्स के ऊपर। ये बातें जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो सब एनसीईआरटी रेफरेंस के साथ ही बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको डिकोड करके यहाँ पर सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 58 और ये 71 लेंथेनाइड सीरीज हो गई, ये 90, ये 103, ये एक्टिनोइड सीरीज हो गई। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नई बात नहीं है, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ध्यान रखनी है एफ ब्लॉक की, n-2। तो यहाँ पर मैंने n-2 क्यों बोला? क्योंकि f लिखा हुआ है, f सब सेल में मैं n-2 यूज करता हूँ। अब यहाँ पर 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं d के लिए क्या यूज करता हूँ? n-1 करता हूँ, और d में क्या हो सकते हैं सर? 0 से लेकर 1 हो सकते हैं बस। d में यहाँ पर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, d में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा ns2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसको तुमको ध्यान रखना है। बाकी जब अपन एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल डिटेल में अपन इसको देखेंगे। फिलहाल तुमको ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आउटर मोस्ट है उसको तुमको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बता रखी है इस पैराग्राफ को आप रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देख, अब जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना हमारे, जो एक्टिनोइड्स होते हैं यानी 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर वाले एक्टिनोइड्स होते हैं, ठीक है। जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं सर? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो? रेडियो एक्टिव होते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि मैनी ऑफ द एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम क्वालिटी, मतलब इतनी कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, नैनोग्राम क्वांटिटी में, और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडी, इनके बारे में ज्यादा कोई स्टडी भी नहीं करी जाती, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दे रखा है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब देख मैंने आपको बताया रखा है ऑलरेडी कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, और 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको अपन बोल देंगे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इनको ध्यान रखना है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन होंगे सर? जिनका एटॉमिक नंबर 92 से क्या होगा? ज्यादा होगा। 92 किसका होता है? यूरेनियम का होता है। तो यूरेनियम के बाद कोई भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? अपना ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एलिमेंट Z इक्वल टू, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 117 है, और दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 120 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका क्या निकालो सर? इनका क्या निकालो? इनका ग्रुप नंबर निकालो, इनका पीरियड नंबर निकालो, और इनका ब्लॉक निकाल दो, ठीक है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ Z इक्वल टू 117। मुझे कुछ नहीं करना सर, मुझे तो नोबल गैसेस का पता होना चाहिए। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडन और ओगेनेसन। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ठीक है। अब ध्यान से देख एक चीज कि जो ये नोबल गैसेस है ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे? 18th ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। तो ये 118 है, तो 117 इसके बगल में ही तो रहा होगा, इससे पहले रहा होगा, तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट रहा होगा सर? वो 17th ग्रुप का रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ये सर 17th ग्रुप का एलिमेंट रहा होगा, यानी ये हैलोजन रहा होगा। क्या होगा? हैलोजन होगा। कौन से पीरियड का होगा सर? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। सर ये 7th पीरियड का खिलाड़ी होगा, ठीक है। सर ये कौन से ब्लॉक का होगा? सर ये अपना पी ब्लॉक का एलिमेंट रहा होगा। कितना सिंपल है यार, तुमको बस अगर नोबल गैसेस का पता है ना तो तुम बिल्कुल आसानी से किसी का भी निकाल सकते हो। कोई भी मैजिक नंबर जो तुमको कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं कुछ भी तुमको ध्यान नहीं रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है 120।
तो अगर 120 का तुझे निकालना है, सर पीरियोडिक टेबल में तो टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी क्वेश्चन हो गया। अगर 120 वाला एलिमेंट होता, उसका एटॉमिक नंबर 120 होता, तो उसको तुम कहाँ रखते पीरियोडिक टेबल में? तो कोई बात नहीं, देख 118 यहाँ पर 18th ग्रुप में हो गया, तो फिर 119 कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप में जाएगा और 120 सेकंड ग्रुप में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 120 है वो तुम्हारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सेकंड ग्रुप। पीरियड की अगर मैं बात करूँ, पीरियड क्या हो जाता है इसका? अब 8th पीरियड हो जाता है। क्या हो जाता? 8th पीरियड। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका ब्लॉक क्या हो जाता? सर ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का कहीं ना कहीं उसको लोकेट कर सकते हो, अगर तुमको उसका कहीं ना कहीं या तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है या फिर उसका तुमको कहीं ना कहीं क्या पता है? एटॉमिक नंबर पता है। तो बिल्कुल आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ये लेक्चर यहीं पे इसको विराम देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको पूरा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, या फिर कोई राय, कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।